हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में टोटल आपका 2 बुक आता है, जिसमें पहला बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और जो दूसरा बुक है दोस्तों उसका भी नाम क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला बुक का ये जो है पहला चैप्टर है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। टोटल आपका 18 चैप्टर है, 9 करके एक में है। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर नाम है उसका क्या है, शीत युद्ध का दौर। बेसिकली हम लोग शीत युद्ध का दौर में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था वो कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर के 1945 तक, बस यही 45 के बाद से लेकर के 1991 तक, 45 से बाद के लेकर के 1991 तक जो है शीत युद्ध चला था। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि शीत युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था, तो 1945 से लेकर के 1991 तक। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जो है ये आपका शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध जो है वो किसके किसके बीच चला था ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चला था। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो प्लीज मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो जो पॉइंट को मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा प्लीज उसको आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या होता है। इसको पहले आप अच्छे से समझिए। देखिए, राजनीति शास्त्र का मतलब क्या हो गया कि राज प्लस नीति। राज का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि शासन, राज का मतलब क्या हो गया, शासन। और नीति का मतलब क्या होता है, उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। मतलब अगर एक नीति मतलब क्या होना चाहिए, एक पॉलिसी होना चाहिए, यानी कि उचित समय, एक फिक्स समय होना चाहिए, एक फिक्स स्थान होना चाहिए और उचित कार्य, एक कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, ये हो गया आपका राजनीति का मतलब। ठीक है, शास्त्र मतलब तो विज्ञान होता है, बुक होता है, तो आपको समझ में आ गया। राजनीति का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की जो कला होती है उसी को हम लोग नीति बोलते हैं। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, परिभाषा, वह विज्ञान जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। मतलब क्या कह रहा है, वह विज्ञान यानी कि वह शास्त्र जो मानव की एक राजनीतिक, यानी कि जो मानव है, जो मानव जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोगों को एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने की, क्योंकि हम लोग राजनीतिक भी हैं और सामाजिक भी हैं, यानी कि हम लोग समाज में रहते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित जो है राज्य और सरकार, राज्य भी और सरकार भी, दोनों संस्थाओं का जो अध्ययन कराता है वो हम लोगों को जो है ये राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस कराता है। अगर आप अगला डेफिनेशन देखेंगे, यह एक ऐसी विषय होती है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है, यानी कि ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि लोगों को गर्व हो, यानी कि अच्छी नागरिकता का हम लोगों को क्या करें, अध्ययन करें। और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। मौलिक अधिकार मतलब जैसे कि आपको पता है अभी जो है प्रेजेंट में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था, 7 था, लेकिन एक हटा दिया जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। उस मौलिक अधिकार को हटा दिया और अभी जो है प्रेजेंट में आपका टोटल 6 मौलिक अधिकार है। आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ दे तो आपको मौलिक कर्तव्य जो है 11 लगाना है। मौलिक कर्तव्य टोटल अभी कितना है, 11। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है वो आपका टोटल 6 है। पहले 7 था लेकिन एक हटा दिया जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो यह एक ऐसी विषय होती है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का जो है अध्ययन कराता है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या, यानी कि हम लोगों को क्या क्या अधिकार है, साथ में क्या क्या हम लोगों का कर्तव्य है, इन दोनों चीजों को जो है हम लोगों को जानकारी देता है, ज्ञान कराता है। ठीक है, नागरिक शास्त्र का जो पिता है उसका नाम क्या है, अरस्तु। अगर आपको कोई पूछे कि नागरिक शास्त्र के फादर, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र, तो आपको लगाना है अरस्तु। ठीक है, ये जो है यूनान का रहने वाला था। तो अरस्तु जो है वो कहाँ का था, यूनान का रहने वाला था। तो ये था आपका राजनीति शास्त्र का डेफिनेशन। शीत युद्ध का सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक है, आपके दोस्त है, आप लोगों के बीच किसी चीज को लेकर के, कोई टॉपिक को लेकर के झगड़ा हो गया, तो आप लोगों के बीच एक ऐसी स्थिति आ गई, आप उसको गाली दे रहे हैं, वो भी आपको गाली दे रहा है, फिर आप उसको कह रहे हैं आओ इधर, आज तुमको फोड़ देते हैं, वो भी बोलता आओ इधर फोड़ देते हैं। दोनों एक दूसरे को एकदम हिंसा एक प्रकार का होने, कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं हुई है, बस आपके दोस्त आपको पकड़ के हैं, उसके दोस्त उसको पकड़ के हैं, दोनों को लड़ने नहीं दे रहा, बस आप लोग लड़ने के लिए जिद पे जिद आने जा रहे हैं। ठीक है, कि आज तुमको फोड़ देंगे, वही बोल रहा है आज तुमको फोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तनाव पैदा हो गया, यानी कि ऐसा होने वाला था कि दोनों के बीच जो है कोई ना कोई युद्ध हो जाता, लेकिन कोई युद्ध हुआ नहीं। तो अगर आपको कोई पूछे शीत युद्ध मतलब क्या हुआ, तो शीत युद्ध का मतलब ही हुआ कोई युद्ध का ना होना, कोई युद्ध का ना होना, इसीलिए इसको बोला गया है कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध। ठीक है, यानी कि आपके और आपके दोस्त के बीच एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, आप जो है एक दूसरे को मार सकते थे, काट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यानी कि एक तनाव उत्पन्न हो गया लेकिन आप लोगों ने नहीं लड़ा। तो इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। अगर लड़ाई हो जाता तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युद्ध बोलते, लेकिन लड़ाई नहीं हुआ इसीलिए उसको बोलते हैं शीत युद्ध।
तो एक डेफिनेशन ये होता है। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि कभी भी युद्ध में एक दूसरे के सामने ना आना। अब जैसे आप अपने दोस्त के बारे में बुराई किए जा रहे हैं, वो भी आपके बारे में बुराई किए जा रहा है, लेकिन आप दोनों जो है एक दूसरे के सामने कभी भी बुराई नहीं किए हैं, ना ही कभी कुछ किए हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रकार का शीत युद्ध का डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पर डेफिनेशन समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये चैप्टर की शुरुआत कैसी होती है, हम लोगों ने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपका कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर के 1945 तक। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा जाता है। और पहला जो विश्व युद्ध चला था वो कब से कब तक चला था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 1914 से लेकर के 1919 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा, शीत युद्ध का दौर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसएसआर, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच जो है एक तनाव की स्थिति को ही हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि उन दोनों के बीच जो एक तनाव हो गया था, दोनों युद्ध करने वाला था। युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन युद्ध करने वाला था, बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। शीत युद्ध क्या है, मैंने तो वैसे आपको बता दिया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच उत्पन्न तनाव यानी कि टेंशन को ही या फिर स्ट्रेस को ही, इसी स्थिति को जो है हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि युद्ध होने की पूरी संभावना हो लेकिन फिर भी कोई युद्ध ना हो, यही जो है आपका शीत युद्ध कहलाता है। तो आपको चीजें समझ में आ गई। बेसिकली शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, एक ऐसा युद्ध जो कि कभी हुआ ही ना हो, पूरा युद्ध होने का चांस हो लेकिन युद्ध ना हो, उसी को हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं। यानी कि पूरी संभावना है युद्ध होने की लेकिन फिर भी कोई युद्ध नहीं होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध, ठीक है। अब ये शीत युद्ध हुआ क्या, इसके पीछे के कारण को थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट में हम लोग समझते हैं। देखिए 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1940 से 1945 तक चला, ठीक है। यहाँ पर आपका 40 दिया हुआ, लेकिन बेसिकली डेफिनेशन जो है वो 1939 तक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको जो है 1939 से लेकर के 1944 भी दे देगा, कभी कभी 45 भी दे देगा, तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1945 से लेकर के 1991 तक जो है आपका शीत युद्ध चला था, ठीक है, 1991 तक। तो सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, क्योंकि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो मित्र राष्ट्र की ओर से चला था और धुरी राष्ट्र की ओर से चला था। मित्र राष्ट्र में आपका कौन कौन था, अमेरिका था, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे, ठीक है। जबकि धुरी राष्ट्र में आपका कौन कौन था, जर्मनी था, इटली था और जापान था। तो देखिए मित्र राष्ट्र में ये अमेरिका रूस जो है वो मिला हुआ, अमेरिका और जो सोवियत संघ है वो आपस में मिला हुआ, ठीक है। लेकिन यही दोनों के बीच फिर युद्ध खत्म होते ही क्या होता है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। यानी कि पहले दोस्त था द्वितीय विश्व युद्ध होने से पहले, लेकिन उसके बाद फिर जो है दोनों एक बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है, जो कि अभी भी है। अभी भी अगर आप यूक्रेन का जैसे लड़ाई चल रहा है तो इधर जो है रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है और अमेरिका जो है अभी तो कुछ किया नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है फिर भी थोड़ा बहुत किसके तरफ से बोल रहा है, वो यूक्रेन की तरफ से बोल रहा है, ठीक है। तो अभी भी दोनों दुश्मन है, समझिए, अभी भी वो दुश्मनी पैदाइश है, अभी भी वो दुश्मनी है ही, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि 1945 के बाद जो है मित्र राष्ट्र की ओर, अगर आपको पूछे मित्र राष्ट्र में कौन कौन है भाई, तो आपको बोलना है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है। और वहीं पे पूछे धुरी राष्ट्र में कौन कौन आता है, तो धुरी राष्ट्र में आपका जो है जर्मनी, इटली और जापान। ये चीज आपको समझ में आ गई। और द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो इन्हीं दोनों के बीच यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच ही चला था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के 45 तक चला। मित्र राष्ट्र की जो अगुवाई है वो अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे, जबकि धुरी राष्ट्रों का जो कमान है वो किसके पास था, जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में था, ठीक है। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश जो है शामिल थे, यानी कि विश्व में जितने भी ताकतवर देश थे वो सभी इस युद्ध में शामिल था। यह युद्ध जो है यूरोप के बाहर के इलाकों में भी फैला था, यानी कि जो यूरोप आपका जो यूरोप है, जैसे एशिया उसी तरह यूरोप है, ठीक है, महादेश, तो उसके बाहर भी जो है ये युद्ध फैला था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रभाव है लगभग पूरे विश्व में फैला था, ठीक है। और इसका विस्तार जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसका विस्तार, उसका फैलाव कहां तक आ गया था, दक्षिण पूर्व एशिया तक, चीन तक, म्यांमार तक, ठीक है, जिसको हम लोग बर्मा भी बोलते हैं। साथ में भारत के जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां तक जो है ये युद्ध का प्रभाव आ गया था, यानी कि फैलाव हो गया था। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। तो आपको पता है 1945 में अमेरिका जो है जापान की एक जगह जिसका नाम है हिरोशिमा और एक जगह जिसका नाम है नागासाकी, वहीं पे जो है एटॉमिक बम, ठीक है, एटम बम यानी कि परमाणु बम जो है गिराया था। इसके बाद क्या हो गया कि जापान जो है बहुत ही कमजोर हो गया, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, जिसके कारण वो जो है आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि घुटने टेक दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की जो है उसी समय समाप्ति हो गई। तो अगर आपको पूछे कि भाई मेन रीजन क्या है द्वितीय युद्ध समाप्त होने का, तो अमेरिका द्वारा 1945 में
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, जिसके कारण जो है जापान बहुत कमजोर हो गया और वो जो है आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की जो है समाप्ति हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या, जर्मनी तथा जापान जो है वो हार चुके थे। जर्मनी और जापान ये हार चुके थे तथा शेष विश्व जो है वो विध्वंस की मार झेल रहे थे। यानी कि इस स्थिति में युद्ध में जितने भी नुकसान वगैरह हुआ था तो लगभग पूरी दुनिया जो है इसकी मार झेल रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पर देखिए, क्योंकि सभी देश जो है एक तरीके से देखिएगा तो कमजोर हो गया था और जब कमजोर हो जाता है तो लोग उस तरीके से या तो भलाई करते हैं या फिर उस पर राज करना चाहते हैं। अब राज मतलब क्या हो गया कि हम इसको मदद करेंगे और फिर सिंपैथी हम गेन कर लेंगे और ये हमको जो है हमेशा ऊपर रखेगा। तो अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने का जो होड़ है, यानी कि एक दूसरे के प्रति बड़ा कि हम महाशक्ति बनेंगे, अमेरिका बोल रहा, उधर रूस बोल रहा नहीं हम बनेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना यही जो है सबसे बड़ा शीत युद्ध का कारण बना। यानी कि इधर अमेरिका भी बोल रहा है हम बनेंगे क्या महाशक्ति और महाशक्तिशाली, और सोवियत संघ भी बोल रहा है हम बनेंगे महाशक्तिशाली। बस इन्हीं दोनों के बीच जो है मुकाबला का खड़ा हो गया और इसी को हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध और यहीं से जो है शीत युद्ध की आगाज यानी कि शुरुआत होती है। ठीक है, तो शीत युद्ध के पीछे का कारण थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं अवरोध। अवरोध क्या होता है, एक प्रकार का संतुलन या फिर रोक। ये रोक आपका लिखा हुआ रोक मतलब जैसे कि आपको हम कहीं जा रहे हैं तो उसको हम क्या किए रोक रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वीडियो देख के आपको ये वीडियो छोड़ के आपको नहीं जाना तो आपको हम क्या कर रहे हैं रोक रहे हैं। तो अवरोध का मतलब क्या होता है, अवरोध का मतलब होता है रोक या फिर संतुलन। ठीक है, यानी कि यह तय करना भी असंभव होता है क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास जो है बहुत ही ज्यादा परमाणु हथियार था। जैसे कि आप सबको पता है अमेरिका और रूस दोनों के पास क्या था, बहुत ही ज्यादा परमाणु हथियार था जो कि एक दूसरे को विनाश कर सकते थे। दोनों ने इस बात को समझा और युद्ध रोकथाम करने का प्रयास किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अवरोध बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई पूछे अवरोध का डेफिनेशन तो आपको यही बोलना है कि दोनों देशों के पास जो है परमाणु बम था, चाहता तो विनाश कर सकता था एक दूसरे को, लेकिन दोनों ने इस बात को समझा और युद्ध को रोका। बस इसी को हम लोग अवरोध बोलते हैं। ठीक है, और परमाणु युद्ध की सूरत में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विजेता कौन है यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो विजेता जो है वो लास्ट में तो अमेरिका ही हुआ क्योंकि रूस जो है उसी समय 1991 में हार गया और यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ है वो टूट गया। टोटल उससे 15 देश बन गया, यानी कि पहले जो यूएसएसआर था वो टूट गया और वो टूट करके टोटल 15 देशों में अलग अलग बढ़ गया। जैसे कि आपका यूक्रेन है वो भी रूस का पहले पार्ट था लेकिन अभी क्या बढ़ गया है। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्या अवरोध का डेफिनेशन। शीत युद्ध कैसे कैसे एकदम आपको समझ में आ गई, कैसे कैसे अमेरिका और रूस के बीच जो है ये शीत युद्ध का कारण बना, यानी कि शीत युद्ध शुरुआत हुई और अवरोध का मतलब समझ में आ गया, यानी कि दोनों एक दूसरे, यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं। दोनों के पास परमाणु बम था इसीलिए दोनों कभी भी आमने सामने युद्ध नहीं किया। अगर दोनों इनकेस आमने सामने युद्ध करता तो भाई क्योंकि दोनों शक्तिशाली, दोनों ठहरा शक्तिशाली, अब लास्ट में वो क्या करता परमाणु बम का इस्तेमाल करता और पूरी दुनिया जो है तहस नहस हो जाती। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। और जस्ट 1945 के बाद ही जो है शीत युद्ध के ही समय जो है दौरान ही जो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। अब दो ध्रुवीय विश्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर जो है सोवियत संघ का जो सोच है वो बिल्कुल अलग था और अमेरिका का जो सोच है वो अलग था। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, आप लोग शायद जानते भी होंगे। अमेरिका जो है वो पूंजीवादी को चाहता था। पूंजीवादी का मतलब क्या हो गया, पूंजीवादी का मतलब हुआ यानी कि आपके पास जो भी दौलत है उसका मालिक आप खुद है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और एक होता है समाजवादी जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी है या फिर कोई अगर प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन है, समाजवादी यानी कि सरकार है। ठीक है, तो रूस जो है वो समाजवादी को चाहता था, साम्यवादी को चाहता था, वहीं पे जो आपका ये है अमेरिका है वो पूंजीवादी को चाहता था और यहीं से जो है दो ध्रुव का आगाज हो गया। ठीक है, हम लोग समझते हैं दोनों महाशक्तियां मतलब एक अमेरिका और एक यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर जो है अपना अपना दबदबा बनाने में लगा था। दुनिया जो है वो दो गुटों में स्पष्ट रूप से बंट गई थी। हम आपको अगर रूस बोलेंगे तो रूस का मतलब आपको समझना है यूएसएसआर, क्योंकि ये जो यूएसएसआर जो था वो 1991 में टूटा था। 1991 में ये यूएसएसआर खत्म हो गया था। ठीक है, तो क्योंकि 1991 से पहले यूएसएसआर था तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों महाशक्तियां जो है वो विश्व के अलग अलग हिस्सों पर जो है अपना दबदबा बनाने लगा और इसी कारण जो है दुनिया वो दो गुटों में जो है बढ़ गया। अब हुआ क्या, ऐसे में किसी देश के लिए यह रास्ता था या तो वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के पास या तो अमेरिका के पास या फिर रूस के पास जाकर के जुड़ जाए, या फिर जुड़ जाने से इसको क्या होता सिंपली जुड़ अगर हुआ, क्योंकि दो ही स्थिति था, अगर वो नहीं जुड़ता तो युद्ध में मारा जाता। ठीक है, अगर वो युद्ध में जुड़ जाता तो उसको क्या मिलता, एक आर्थिक मदद भी मिलता, साथ में उसको हथियार भी मिलता। ठीक है, तो ऐसे में किसी देश के लिए यह रास्ता था और वो अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए किसी महाशक्ति के साथ या तो अमेरिका या फिर सोवियत संघ के साथ जुड़ जाए।
पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश जो है वो अमेरिका का पक्ष लिया और पूर्वी यूरोप के जो अधिकतर देश है वो आपस सोवियत खेमे में शामिल हो गया, यानी कि सोवियत संघ में जाकर के मिल गया। तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं नाटो के बारे में। आप लोग अभी सुनते होंगे ना नाटो के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, बहुत सारे नहीं, यानी कि अमेरिका अभी जो है युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। तो वहां पर जो है यूक्रेन जो है वो किससे जुड़ना चाहता था, वो नेटो से जुड़ना चाहता था। नेटो, इंग्लिश में नेटो बोलते हैं, हिंदी में इसको नाटो बोलते हैं, ठीक है। नेटो का फुल फॉर्म कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा। ये जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, पहले ये समझिए। इसका जो गठन है वो 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। कहां पर हुआ था, वाशिंगटन, अमेरिका का मतलब कि अमेरिका में वाशिंगटन में किया गया था। स्थापना के समय जो है टोटल 12 देश मिलकर इसका गठन किए थे। कितना देश, 12, लेकिन अभी जो है टोटल 30 सदस्य है, ठीक है। और एक सदस्य बढ़ जाता अगर यूक्रेन भी इसमें मिल जाता तो बेसिकली कोई भी संधि करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक इंडिया है और मान लेते एक बांग्लादेश है या फिर एक नेपाल है, कोई भी देश है, तो इंडिया अगर नेपाल के साथ अगर मान लेते कोई ऐसा संधि कर लेता है तो संधि करने के बाद क्या होगा कि कोई भी देश अगर या तो नेपाल पर, पूरी दुनिया में कोई भी देश या नेपाल पर या फिर इंडिया पर अगर कोई भी हमला करे तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर के उस पर हमला करेंगे, क्योंकि ये संधि बन गया, ठीक है। तो ये जो 30 जो देश है आपका, ये 30 देश, तो 30 देश में से कोई भी अगर देश, इन 30 देशों में से, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 30 देश है तो पूरी दुनिया में इस 30 देश को छोड़ करके पूरी दुनिया में जो भी देश है, क्योंकि आपको पता है टोटल 200 से ज्यादा देश है, ठीक है। तो देश यानी कि 170 देश आपका बच गया। तो 170 देश में से अगर इस 30 देश पर जो है कोई भी अगर हमला करता है तो ये क्या करेगा, 30 देश मिलकर के जो है इस पर हमला करेगा। यानी कि मान लेते हैं टोटल आपका 30 सदस्य है नाटो में, और रूस अगर 30 देश में से किसी पर हमला कर लेता, मान लेते अमेरिका पर या फिर मान लेते तुर्की पर, क्योंकि तुर्की भी इसका सदस्य है, तो किसी पर भी अगर हमला कर देगा तो ये 30 देश मिलकर के क्या करेगा, उस पर उल्टा हमला करेगा। क्योंकि इस संधि में क्या लिखा हुआ होता है कि कोई भी देश अगर हम लोगों पर हमला करे तो हम लोगों को लगेगा कि वो जो है हम पर हमला किया है, 30 देशों पर हमला किया है। बस हम लोग क्या करेंगे, मिल करके एकदम युद्ध करेंगे और उसको पूरी तरीके से खंगाल देंगे, जैसे कि रूस। तो अगर यूक्रेन अगर रूस में जाकर के अमेरिका में जाकर के मिल जाता तो इससे क्या होता कि कभी भी बाय चांस अगर रसिया, रूस कभी भी अगर यूक्रेन पर भी हमला करता ना तो ये 30 देश मिलकर के जो है किस पर हमला करता, वो हमला करता रूस पर, जिससे कि रूस जो है वो तहस नहस हो जाता, ठीक है। क्योंकि ये जो नाटो का जो संधि है वो बहुत ही खतरनाक है। इसमें लगभग जितने भी खतरनाक सब देश है, एकदम शक्तिशाली विकसित देश है, वही पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं नाटो के बारे में। तो नाटो जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाटो। ये जो है इसकी स्थापना पश्चिमी गठबंधन ने 1950 में की थी। तो डेट आप लोग याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1950 में जो है वाशिंगटन में, अमेरिका के वाशिंगटन में जो है इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। शुरुआत में जो है टोटल 12 देश मिलकर के जो है इसका गठन किया था, यानी कि टोटल 12 देश शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में मजबूत करना, यानी कि एक आर्थिक रूप से भी और एक सैनिकी रूप से भी, यानी कि ताकतवर भी, और साथ में अगर उसका स्थिति खराब है तो उस तरीके से, यानी कि दोनों तरीके से मदद करना, ये नेटो का जो है मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और तथा नेटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। समझ में आ गया, यानी कि उस समय जो 12 देश था, तो मान लेते इसमें से किसी एक देश पर भी अगर हमला होता तो ये 12 देश ये सोचता कि ये जो है हम पर हमला किया है, बस ये 12 देश मिल करके उसको जो है एकदम मार के गिरा था। चीजें आपको समझ में आ गई, यही होता है संधि। और इसीलिए जो है रूस डर रहा है यूक्रेन को नाटो से मिले। अगर वो यूक्रेन से मिल जाएगा तो समझिए टोटल 31 देश हो जाएगा, और जब 31 देश हो जाएगा तो बताइए रूस अगर कभी भी सर हमला करेगा तो 31 देश मिल करके उसको मारेगा, बताइए जिंदा रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। चीजें आपको समझ आ गई। नेटो संधि जो है अमेरिका के द्वारा लाया गया था, चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मार्शल योजना के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपको डेट याद रखने के लिए बता रहे हैं। जैसे हम लोगों का देश कब आजाद हुआ, 1947 में, ध्यान दीजिएगा, देश हम लोगों का 1947 में आजाद हुआ। उसके बाद 1948 में जो है, 1948 में क्या हुआ, मार्शल योजना। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए मार्शल योजना क्या होता है, तो अमेरिका जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद जो यूरोप का स्थिति जो है बहुत खराब हो गया, बस अमेरिका क्या सोचा कि नहीं, हम जो है जितना भी देश का स्थिति खराब है हम उसका हेल्प करेंगे, तो उसी के लिए एक योजना बनाया जिसका नाम रखा मार्शल योजना। तो अगर आपको प्रश्न पूछे मार्शल योजना कब हुआ था, 1948 में। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, यानी कि 1947 में आजाद हुआ। जस्ट 1 साल के बाद मार्शल योजना हुआ, और जस्ट 1 साल के बाद यानी कि 1949 में जो है आपका क्या हो गया, 1950 में हो गया आपका नेटो का संधि, ठीक है, नेटो का संधि। तो ध्यान दीजिएगा डेट, 1 साल करने के बाद यहाँ पर जो है आपका गैपिंग है, ठीक है।
आपकी जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, तो प्लीज जितने भी आपके दोस्त हैं उसको एक बार जरूर शेयर कीजिए, सभी को बता दीजिए कि देखिए तैयारी शुरू हो गया है और आप लोग तैयारी भी में लग जाओ। क्योंकि देखिए शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी ज्यादा मजा आएगा। और आर्ट्स जो है आपको सिर्फ लास्ट में क्या करता है स्टूडेंट, लास्ट का 1-2 महीना बचता है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने लगता है, रटने लगता है। रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छा मार्क्स चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो प्लीज आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। तो आपके जितने भी दोस्त हैं प्लीज आप उसको शेयर कीजिए, तभी पढ़ाने में हमको भी मजा आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, ज्यादा बच्चे जुड़े रहेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जितना भी पॉइंट आपको बोले हैं सभी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक